Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as you know, in our previous video, we have started chapter 13, that is Independent India, right? In this chapter, we are going to learn some reorganizations of states, right? And in that, we have a little bit of that Andhra Pradesh and Group A state we have already learned in our previous video, right? Till that we have learned. Now today we are going to start a few points which is remaining in this chapter. Okay, so I'm again starting from in December 1953. Fine. So, in 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru appointed the State Reorganization Committee to organize the Indian states. This was headed by the retired Chief Justice of the Supreme Court Fazal Ali. Hence, the commission was also known as the Fazal Ali Commission. The bill regarding the reorganizations of states was passed in the parliament and was implemented from 1st November 1956 onwards. See, एज यू नो देख जैसे कि हमारा क्या कहते हैं कि भाई हमें आज़ादी मिली, फाइन। आज़ादी के बाद हमें यही दिक्कत आई कि इतनी सारी क्या कहते हैं स्टेट्स वगैरह हैं, इतनी सारी डायलैक्ट लैंग्वेज वगैरह है, तो उसको हम किस तरह से सेटअप करेंगे, किस तरह से उनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज, हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग, राइट। अब उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज इज बेस्ड कैसे हमें स्टेट्स को डिवाइड करना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी, वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको डिवाइड करना तो बहुत बड़ा, वही अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एज यू नो दैट हमने ABCD में, राइट, हमने ABCD में हमने क्या किया था, डिवाइड को डाला था अपने स्टेट्स को। फिर वो फिर से भी आप आगे जाओगे ना 9th में, तो आपको फिर से आएगा कि ABCD में जो हमने क्लासीफाई किए थे उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर से हमने पूरा का पूरा अगेन क्लासीफाइड किया था स्टेट्स का, वो सब आपको आगे डिटेल्स में आएगा। बट अभी इतना ही रखते हैं हम, अदरवाइज आप बहुत सब कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 8th में SS का हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग तक चला है, तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड। सो इट इज़ बेटर कि अभी हम जो है ना इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो एज यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंट किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, क्योंकि उनको करना ही पड़ा था, अदरवाइज क्या होता है, दिक्कत आ जाती। स्टेट्स को हम डिवाइड नहीं करते तो हर एक साल सबकी लैंग्वेज, सबका सब कुछ, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। देखो कोई भी चीज़ चलाने की होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, राइट। वो पहले से ही है कि अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट से करेंगे तो ही चलेगी। ये तो पूरे कंट्री की बात थी, अगर इसमें हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं भी करते ना तो आज मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी तरक्की की होती। सो द थिंग इज़ दैट कि कोई भी चीज़ हमें करनी हो ना तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हियर जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की थी, एंड दिस वॉज हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस। कौन थे रिटायर्ड चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के फजल अली, राइट। हैंस दिस कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज फजल अली कमीशन, इसलिए उस कमीशन को फजल अली कमीशन से भी जाना जाता है, ठीक है। द बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। फिर ये जो बिल था वो रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ स्टेट्स का पास हुआ पार्लियामेंट में, और उसका इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 नवंबर 1956। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, वो पास हुआ। As per the recommendation of State Reorganization Committee, the 4 categories of states were re-announced, and the 14 new states with 6 union territories were formed. Most of these 14 states were formed on the basis of their language, except for Punjab and Bombay. In the state of Bombay, two major linguistic groups, that is Marathi and Gujarati, lived. They arose an intense demand to separate Gujarat and Maharashtra on linguistic basis. See, हुआ क्या कि जैसे ही बिल पास हुआ हमारा, ठीक है, उस बिल के हिसाब से हमारा क्या हुआ कि हमारे स्टेट्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए, फाइन।
अब ये जो 4 मेन कैटेगरी स्टेट जो रीअराउज्ड हुए वो 14 न्यू स्टेट एंड 6 न्यू यूनियन टेरिटरी। अब तो यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9 है रिसेंटली, बट पहले कितनी थी जब हुआ तब 6 थी और 14 न्यू स्टेट्स की। मेन थिंग क्या आई इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज में एक्सेप्ट कौन से स्टेट, तो पंजाब एंड बॉम्बे। द स्टेट ऑफ टू नहीं, आई थिंक हियर इज अ प्रिंटिंग मिटेज, इट वाज अ गुजरात एंड बॉम्बे, क्योंकि गुजरात एंड बॉम्बे में क्या हुआ, मेन थी 2 मेजर लैंग्वेजेस ग्रुप थे, दैट इज मराठी एंड गुजराती, राइट। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ कि मराठी वाले लोग भी इतने ही थे जितने गुजराती थे, बट हो क्या रहा था चीज़, प्रॉब्लम किस में हो रही थी, डिमांड हुई कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी सेपरेशन किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भी इतनी तो गुजराती भी लोग इतने रहे। दिक्कत क्या आई कि दोनों लैंग्वेजेस के क्लैशेस बहुत होते थे, बहुत दिक्कत सी आती थी। तो हमने क्या किया, हमारी डिमांड ये हुई कि भाई सेपरेट करो महाराष्ट्र और गुजरात को भी। फिर क्या हुआ, उसकी डिमांड चालू हुई तो महागुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें ये डिमांड की गई कि गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया जाए, राइट। पहले एज अ लैंग्वेस्टिक बेस वो डिवाइड नहीं हुआ, तो इट वाज दैट इन द वन ग्रुप, राइट। बट बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए एज अ लैंग्वेस्टिक बेस पे, सारे स्टेट्स डिफरेंट हो रहे थे, तो क्यों यही नहीं हुए, इसलिए हमारा क्या हुआ कि भी गुजरात और महाराष्ट्र को क्या बोला गया, सेपरेट करने के लिए बोला गया, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस मेजर पॉपुलेशन में रहते थे। गुजराती भी इतने रहते थे, तो सिमिलरली क्या होता था कि मराठी भी इतने रहते थे, इसलिए। सो उसके बाद क्या मेन थिंग स्टार्ट हुआ, महागुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या हुआ देखो, द डे व्हेन द bilingual recommendations of the state Bombay was passed in the parliament, a group of students law college in Ahmedabad organized a meeting and they started a series demonstrations. Gradually this movement became a more aggressive. अब हुआ क्या, जब ये बाइलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस की क्लैशेस हो रहे थे, तो रिकमेंडेशन फॉर द स्टेट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ये चीज़ रखी गई कि भाई बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र एंड गुजरात को भी क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट में रखी गई। तो अभी तो वो रखी गई, तो स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ लॉ कॉलेज जो थे अहमदाबाद के, उन्होंने मीटिंग स्टार्ट की कि भाई क्या कि भाई है ना, ये जो गुजरात एंड महाराष्ट्र वो डिवाइड किया जाए, एज बिकॉज हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत दिक्कत हो रही है। सो ग्रेजुअली क्या होने लगा, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना वो बहुत एग्रेसिव होने लगा, मतलब फिर लोगों में और घृणा और भावना बनने लगी कि नहीं ये तो सही हो रहा है, हमारा स्टेट ही है जो अलग नहीं हो रहा है, बाकी सब तो यहाँ पे अलग ही है, ये है वो है। लाइक जैसे कि लॉर्ड माउंट बेल्टन ने कैसे किया था, लास्ट में जाते जाते डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी कैसे कर डाली थी कि भाई पार्टीशंस करवा के ही गए पाकिस्तान और इंडिया के। पर वो जो मूवमेंट था वो तब थोड़ी स्टार्ट हुआ था, वो तो आज़ादी से पहले ही ये सब चल रहा था कि भाई उन्होंने यही केस अपनाया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, राइट। उन्होंने यही चीज़ अपनाई थी और उनको यही मन में था, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ थी। क्या चीज़ थी कि भाई है ना, क्या कहते हैं कि भाई मुस्लिम और हिंदू के रिलीजन्स अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर पूरा अलग है, तो इनको साथ में रहने का हक नहीं। यही पहले हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब भरने वाले कौन, तो ब्रिटिशर्स। और वो उन्होंने हमारे कान भर भर के फिर फाइनली क्या हुआ कि हमारे में भी ये होने लगा कि नहीं ये तो सही बात है, मुस्लिम्स अगर हिंदू आज़ाद हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम्स का क्या होगा, वो लीडर्स नहीं बन पाएंगे, ये वो बहुत होने लगा। उस हिसाब से क्या हुआ कि जब ये क्या कहते हैं कि भाई आज़ादी मिली, उससे पहले डिमांड होने लगी कि भाई पाकिस्तान अलग किया जाए, राइट। उस चीज़ की वजह से ही फिर धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉर्ड माउंट बेंटन ने भी क्या किया कि भाई पार्टीशंस पॉलिसी अपना के पार्टीशंस करवा देंगे। इसीलिए तो क्या हुआ कि भाई इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यह हुआ कि अभी स्टूडेंट्स ने ग्रुप अरेंज किया, नॉर्मली कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइज्ड की मीटिंग वगैरह, सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस की। सो सिमिलरली क्या हुआ कि ग्रेजुअली दिस मूवमेंट बिकम एग्रेसिव, ये मूवमेंट जो था वो एग्रेसिव बनता गया कि नहीं ये होना ही चाहिए। गुजरात एंड क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं महाराष्ट्र की लैंग्वेजेस जो है वो क्लैशेस होती है, तो
तो वी हैव टू separate this states also. Now, Indulal Yagnik, the promoter of Mahagujarat movement. सो इंदुलाल याग्निक जो थे वो कौन थे? प्रोमोटर थे महागुजरात मूवमेंट के. फाइन. द महागुजरात मूवमेंट बिकेम अ वायलेंट विद द passage of time. A series of protests and violence demonstration made it more intense and widespread across entire Gujarat. Indulekha Yagnik, Jayantilal Dalal and Brahma Kumar Bhatt were the prominent leader of this movement. क्या हुआ कि भाई ये जो महागुजरात मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें कौन? तो गुजरात महागुजरात मूवमेंट में ये जो मैसेज था वो कैसे वायलेंट होने लगा. तो क्या हुआ कि जैसे ही क्या कहते हैं मैसेज बढ़ता गया तो लोगों में घृणा अग्रेसिवनेस छाने लगी. एंड सिमिलरली क्या हुआ कि इंदुलाल याग्निक है, जयंतीलाल दलाल है, ब्रह्म कुमार भट्ट है, ये जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर्स बन गए महागुजरात मूवमेंट के. ना महागुजरात मूवमेंट परिषद वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदुलाल याग्निक इन सितंबर 1956. अब इंदुलाल याग्निक के प्रेजेंस में ये जो था महागुजरात मूवमेंट हुआ वो स्टार्ट हुआ. ठीक है, कब हुआ? तो सितंबर 1956 विद द सपोर्ट ऑफ फ्यू अदर पॉलिटिकल पार्टीज. उसको किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्या था? सपोर्ट था. दिस परिषद डिमांडेड फॉर द सेपरेट गुजरात स्टेट. इसमें हुआ क्या? डिमांड क्या थी महागुजरात मूवमेंट की? यही थी कि गुजरात को क्या किया जाए? सेपरेट किया जाए. दे वुड ऑब्जर्व अ बंद ऑफ अ स्ट्राइक ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ नेशनल लीडर. इंदुलाल याग्निक बिकम अ पॉपुलर लीडर एंड इवेंचुअली बिकेम नोन एज द चाचा ऑफ जनता. नाउ क्या हुआ फाइनली? जो ये इंदुलाल याग्निक जो थे वो क्या बन गए? महागुजरात मूवमेंट के जो थे वो मेन लीडर बन गए. एंड धीरे 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 वो क्या बन गए? बहुत ही पॉपुलर बन गए. एंड उसके बाद वो इवेंचुअली कुछ नाम से जाने जाते थे, चाचा ऑफ जनता. चाचा ऑफ जनता के नाम से भी जाने जाते थे. हु? दैट इज़ इंदुलाल याग्निक, राइट. और उन्होंने ही बहुत सपोर्ट किया अपने गुजरात को अलग करवाने के लिए. एंड इवन दो उनके साथ और भी अदर्स जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या थे? इंक्लूड थे. सो स्टूडेंट्स याद रखना ये सारी चीज़ें कि गुजरात के मेन लीडर कौन थे? द प्रोमोटर ऑफ महागुजरात मूवमेंट दैट इज़ इंदुलाल याग्निक, राइट. एंड उनके साथ अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी थे बट द मेन लीडर जो थे वो इंदुलाल याग्निक थे. एंड फिर लेटर ऑन जैसे ही वो क्या कहते हैं ये जो मूवमेंट बढ़ता गया तो ये जो नेशनल लीडर थे वो कैसे किस नाम से जाने गए? तो चाचा ऑफ जनता के नाम से जाने गए. ठीक है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट. एंड फाइनली क्या हुआ? कब हमारा गुजरात एंड महाराष्ट्र डिवाइड हुआ? सो द मूवमेंट कंपेल्ड द पार्लियामेंट ऑफ टू डिवाइड द बेनेगल स्टेट ऑफ बॉम्बे इनटू द गुजरात एंड महाराष्ट्र इन 1960. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? बॉम्बे, राइट, इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये बॉम्बे को जो मुंबई नाम से जाना जाता है, राइट. फर्स्ट व्हाट हैपेंड कि गुजरात एंड महाराष्ट्र को इन 1960 में, राइट, डिवाइड किया गया, राइट. व्हेन इट इज 1960. द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल रविशंकर महाराज. अब 1960 में जब गुजरात डिवाइड हुआ तो न्यू ऑनर उसको इनोग्रेट करने वाले कौन थे? ऑनरेबल रविशंकर महाराज. ये भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इवन दो जीके वगैरह में पूछा जाता है. द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात वॉज इनोग्रेटेड बाय टू हुम? द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात वॉज इनोग्रेटेड बाय रविशंकर महाराज. रविशंकर महाराज से क्या हुआ? इनोग्रेट हुआ. क्यों? न्यू स्टेट ऑफ गुजरात का. इन विच ईयर? दैट वॉज इन 1960, राइट. So, Ravi Shankar Maharaj blessed the people of Gujarat to start the new mandal of Gujarat at Sabarmati Ashram. रवि शंकर महाराज ने क्या किया? स्टार्ट किया न्यू मंडल. मतलब सब कुछ न्यू ही हुआ. हमारा पूरा गुजरात का स्टेट जो है वो फाइनली सेपरेट हुआ तो एवरीथिंग इज़ न्यू. तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? आश्रम अहमदाबाद ऑन 1 मई 1960. कब स्टार्ट किया? 1 मई 1960. Mehndi Nawaz Jung became the first governor and Dr. Jeevraj Mehta became the first chief minister of Gujarat. अभी देखो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस. दैट मेहंदी लाल नवाज जंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर. वो फर्स्ट गवर्नर बने गुजरात के. एंड डॉक्टर जीवराज मेहता
Dr. Jivraj Mehta became the first chief minister of Gujarat. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हु वॉज बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज जीवराज, डॉक्टर जीवराज मेहता. फाइन. सो फर्स्ट में 1960 को मेहंदीलाल नवाज बिकम द फर्स्ट गवर्नर, राइट, एंड जीवराज मेहता बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. Now, the current name of Bombay is Mumbai. That all you know. See, so ये भी एक क्या कहते हैं इसमें, इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी. वी डोंट वांट टू डू दिस एक्टिविटी का हमारा लेक्चर पूरा अलग ही है, हम उसमें से करेंगे. बट हियर एज यू नो दैट बॉम्बे को भी मुंबई बुलाया जाता है. नाउ समथिंग अबाउट थिंग्स टू नो वी विल लर्न. Even though Gujarat and Maharashtra become a separate state, we will all are Indians belong to the same country as we all belong. Universal brotherhood prevalence among all the citizens and all the language being equal to us. We are successor of Gandhiji and Sardar Patel. It's our scared duty to keep up their legacy. May God give us the strength and intelligence to rule in the Gandhian way, stay rich in values, even in a poverty, and serve a mother India and dedication. Let us begin the journey towards the unity and progress. Year 2010 was celebrated as a year of Swarming Gujarat, to commemorate the 50th years of formation of the state. Ravi Shankar Maharaj, Sabarmati Ashram, Ahmedabad, 1960. See, here is a very good message. That message is what? कि we know that कि हमारा जो भी है, राइट, फॉर्मेशन वगैरह जो भी हुआ है वो हम मानते हैं, बट स्टिल वी ऑल आर इक्वल. हमारे स्टेट्स अलग है, हमारे लैंग्वेजेस अलग है, बट हम एक ही है. और वो यूनिटी जो गांधी जी चाहते थे सदा, वो हमारे में सदा बनी रहे. देखो, अगर स्टेट वाइज झगड़ने बैठेंगे तो कभी भी कुछ हाथ में नहीं आएगा. अगेन दूसरी जो यही थिंग जो हुई, ब्रिटिशर्स ने राज किया, वही आने लगेंगे और राज करने लगेंगे. तो वी शुड हैव दिस यूनिटी. हमारे भले स्टेट्स अलग हो जाए, लैंग्वेजेस अलग हो जाए, रहना कहना सब कुछ अलग हो जाए, बट स्टिल वी शुड बी ऑल वन. हमें एक रह के ही जीना चाहिए, एक रह के ही रहना चाहिए. वाई? बिकॉज यही हमारी स्ट्रेंथ है. हम ऐसे ही तो माना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम भिन्न भिन्न लोग हैं बट हम एक में रहते हैं. इसलिए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वो एक साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं. इवन दो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हर एक स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं. जैसे कि आप भी जानते हो कि गणपति है, गणेश चतुर्थी है, वो फेस्टिवल महाराष्ट्र का है. बट इवन दो गुजरात में भी इतने ही जलसे के साथ, इतने ही अच्छी तरह से साथ वो भी सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि हम सब एक है. ये ही चीज़ जो है वो हमारी एकता दिखाती है, राइट. तो यहाँ पे भी यही सेम सिमिलरली क्वेश्चन है कि एक दे रखे हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे रखा है कि हमें इतनी गॉड ग्रेस करे, इतनी दे कि हम भले ही भिन्न भिन्न है पर हम एकता में रहें. ठीक है. द मे गॉड गिव अस द स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस टू रूल इन द गांधीयन वे. हमें उसी तरह से गांधीयन वे में ही रहना चाहिए, यूनिटी में रख के रहना चाहिए. हमें डिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ हमें बहुत पहले बहुत सारी असर दिखा के गई है. तो वो हमें फिर से रिपीट करनी नहीं है. दिस इज़ अ मैसेज ऑफ रविशंकर महाराज, 1st 5th 1960, राइट. ये जो रविशंकर महाराज है उन्होंने ये बहुत अच्छा ही मैसेज दिया है. नाउ इंटीग्रेशंस ऑफ द फ्रेंच पोर्चुगीज कॉलोनी इनटू द इंडियन यूनियन. अभी देखो, हमें स्टेट्स तो हो गए थे पर काफ़ी ऐसे कॉलोनीज थे, जैसे कि पहले आपको बताया ही था स्टार्टिंग में, ड्यू दमन पे किन्होंने पोर्चुगीज, राइट, वो ही राज करके बैठे थे, राइट. अभी फ्रेंच कंपनी जो वगैरह आई थी, बट स्टिल अभी भी वहाँ पे वही चल रहा था. बट उसको हमें क्या करना था, हमें इंडियन यूनियन में क्या करना था, मर्ज करना था, जो हमारा बाकी रह गया था टेरिटरीज का, राइट. तो ये चीज़ें भी अभी क्या थी, बाकी थी. तो उसके ऊपर भी हमने बहुत आंदोलन किए और उनको क्या किया कि भाई उनको मर्ज करने की बहुत ही ट्राई की कि वो भी एक इंडिया का ही पार्ट था. अदरवाइज़ क्या होता कि टेरिटरीज है लाइक ड्यू दमन, ये सारी चीज़ें जो यूनियन टेरिटरीज जो थी हमारी,
वो बाकी रह गई थी, तो उसको भी हमें क्या करना था, मर्ज करना था जो बाकी था, राइट। तो ये सारा भी बहुत चला। देन आफ्टर हमने वो उसमें भी बहुत ट्राई की एंड उसको भी हमारे साइड लेने की कोशिश की, राइट। सो हियर इट इज़ जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, राइट। स्टार्टिंग में दीव दमन पे जब वास्को डी गामा आए थे, याद हो तो आपको, उन्होंने ऑलरेडी इतना क्या करके रखा था कि ये पोर्शन थोड़े से टाइम में बहुत सारा पोर्शन उन्होंने अपने साइड कर लिया था। तो वो सारी जो चीज़ें थी वो हमें अभी अंडर लेना बाकी थी। तो certain regions of India were still under the French of or Portuguese control over India declared itself as the independent sovereign socialist republic on 26 January 1915। तो हमारे 13 काफ़ी ऐसी कॉलोनीज जो थी वो क्या थी, वो हमारे अंडर थी पोर्चुगीज और एल्स वी कैन से द फ्रेंच, राइट। तो उनके अंडर थी, बट वो अभी हमें क्या करना थी, हमारे अंदर लेने के लिए बाकी थी। सो इंटीग्रेशंस ऑफ पौंडीचेरी इन प्रेजेंस पौंडीचेरी जो है अभी प्रेजेंस पुडुचेरी उसको बुलाया जाता है। सो पौंडीचेरी, तमिलनाडु, माहे केरला, यन्नम आंध्र प्रदेश एंड चंद्रनगर वेस्ट बंगाल वेर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। देखो पौंडीचेरी कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है एंड चंद्रनगर दैट वाज इन द वेस्ट बंगाल। ये सारे जो थे अंडर कंट्रोल किसके थे, फ्रेंच के कंट्रोल में थे। पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज वांटेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन फॉर विच दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट टू। The French tried to suppress such a movement. 1948, a huge gathering of people Pondicherry declared a quit India to the French authority. To bring out a peaceful solution to this problem, the government of India opened the negotiations with the French government. Finally, the French government agreed on 31st October 1952 and surrendered all these colonies to India. अब क्या हुआ कि जैसे कि ये सारे जो हमारे चीज़ थी, राइट, क्या कहते हैं कि भाई कॉलोनीज अभी काफ़ी जो थी जो फ्रेंच के अंडर थी, जो ऑलरेडी उन्होंने वो रहते थे, रूल करते थे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी यही मूवमेंट स्टार्ट किया कि भाई तुम लोग हमें छोड़ो, क्विट इंडिया, राइट। क्योंकि वहाँ पे अभी भी सबका कंट्रोल था, फ्रेंच कॉलोनीज का कंट्रोल था, जो कहीं ना कहीं क्या था कि दिक्कत वाला था और उनको इंडियन यूनियन में जोड़ना था। जो फ्रेंच कॉलोनीज के लोग थे ना, उनको इंडियन में जुड़ना था, इंडियन यूनियन में जुड़ना था। बट दिक्कत क्या है कि वहाँ पे राज किसका चल रहा था, वहाँ पे राज एज इट इज़ उन्हीं का ही चल रहा था। तो उन्होंने भी 1948 में क्या स्टार्ट किया, फ्रेंच इंडिया दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट कर डाला कि भाई तुम लोग हमें छोड़ो। एंड फाइनली फ्रेंच वालों को ऐसे लगा कि हमें नहीं लगता कि अभी हमारा इतना यहाँ पे राज चलेगा, तो फिर से बड़ी मीटिंग हुई, गैदरिंग हुई और फाइनली क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1954 को फ्रेंच ने सारी जो कॉलोनीज थी जो इंडिया को दे दी, राइट। नाउ अगेन ये थी किस किस चीज़ों की बात हुई थी, तो कराईकाल, माहे, यन्नम एंड चंद्रनगर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो फ्रेंच के अंडर थी, बट स्टिल गोवा, दीव दमन भी थे, वो भी उनके अंडर ही थे, राइट। तो उनका कैसे हुआ, देखो पोर्चुगीज वर मोर एडमेंट देन द फ्रेंच, ठीक है। फॉर देम गोवा वॉज अ सिंबल ऑफ prestige. All negotiations and talks said these colonies to India failed. On the other hand, the movement to integrate Goa into the Indian Union became the more intense and violent. On 15th August 1955, 3,000 to 5,000 unnamed armed Indian activists attempt to enter Goa at 6 locations and were violently repulsed by the Portuguese police officer and resulting in the death of around 200 people. See, I'm again repeating all these things. All the negotiations and talk to these colonies to India failed. On the other hand, the movement to integrate Goa into Indian Union become more intense and violent. Now, on 15th August 1955,
3,000 to 5,000 unarmed Indian activists attempt to enter Goa and 6 locations and were violently repulsed by Portuguese policy and often resulting into death of around 200 people. अब हुआ क्या कि गोवा दीव एंड दमन स्टिल क्या था, पोर्चुगीज़ के हाथ में ही था, बट वो इनका सिंबल था, गोवा जो था वो उनका सिंबल ऑफ प्रेस्टीज था, एंड दे डोंट वांट टू गिव दिस थिंग्स टू इंडियन, राइट. सो क्या हुआ फिर 15 अगस्त 1955 को 3,000 to 500 इंडियन एक्टिविटीज़ जो थे उन्होंने अटैम्प्ट किया गोवा में ऑन दैट 6 लोकेशंस, बट वो वायलेंटली बैडली पुलिस ऑफ पोर्चुगीज से क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि भाई पकड़े गए हो एंड ठीक है ना, फिर मारे गए हो. तो 200 नहीं, सॉरी फॉर सेट, 200 पीपल उसमें उनकी डेथ भी हो गई, राइट. सो ये जो हमारा प्लान था, राइट, वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया. बट स्टिल गोवा द्वीपगमन आया तो इंडिया में, राइट. तो हमें कैसे भी करके उसको फ्री तो करवाना ही था. Then, when the talks of Satyagraha failed, the Indian government decided to take more radical steps and launched Operation Vijay to free Goa. The military operation started on midnight 17-18 December 1961 under the leadership of General Chaudhary. The operation was completed by the next day afternoon. The Indian won the Goa Diu Daman and hosted the national flag there. Here. That's how the last of the remains of the Western Empire were terminated from India. देन क्या हुआ कि ये तो चले गए नहीं, गोवा दीव दमन आए तो उसी में ही हमारे अंडर ही है. तो हमने क्या किया, द इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लॉन्च करें ऑपरेशन विजय टू फ्री गोवा, गोवा को फ्री करने के लिए. देन आफ्टर वो क्या कहते हैं ऑपरेशन स्टार्ट हुआ मिडनाइट 17-18 दिसंबर को. कौन से ईयर में, 1961. 17-18 दिसंबर 1961 में ये ऑपरेशन मिडनाइट स्टार्ट हुआ under the leadership of under the leadership of Chaudhary. The operation was completed by the next afternoon. The Indian won, और ये ऑपरेशन जो हुआ वो हमारा कंप्लीट हुआ और इंडियन के क्या किया, वॉन हो गए, जीत हो गई हमारी गोवा दीव दमन पे. एंड फाइनली हमने क्या किया, हमने वहाँ पे भी अपना फ्लैग जो था वो होइस्ट किया, राइट. एंड फाइनली हमने वेस्टर्न एम्पायर को टर्मिनेट किया इंडिया से, राइट. ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं. अभी जीके में रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो आए जाते हैं. दीव दमन एंड गोवा रिमेन्ड ए यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1961 to 1987. सी गोवा बिकम अ स्टेट ऑफ 12 अगस्त 1987. गोवा कब स्टेट बना, बिकम अ स्टेट ऑन 12 अगस्त 1987. पहले क्या था, वो यूनियन टेरिटरी में ही माना जाता था. फाइन. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. आज हमने क्या सीखा, आज हमने मर्जर का सीखा, स्टेट्स का, महा मूवमेंट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र का सीखा. देन हमने दीव दमन गोवा को किस तरह से इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया, किस तरह से हमने वो ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया 1961 में. एंड उससे पहले हमारे जो पौंडीचेरी के जो काफ़ी कॉलोनीज थी, यन्नमा है, कराईकल, इन सबको कैसे हमने इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया वो हमने पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो हमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो रिलेशनशिप है वो कैसे थे पाकिस्तान और इंडिया के, एंड किस तरह से वो क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप में हमें क्या क्या हमने हुआ, किस तरह से फिर आगे हमने किया, जो टॉपिक्स थे वो बाकी हम आगे पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही रखते हैं. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.